नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर रास्ते के विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। मारपीट में महिला सहित 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। घायलों में 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घटना गोपालपुर थाना के नरहरवा शुक्ल गांव की है। जानकारी ये भी मिल रही है कि रास्ते के विवाद को लेकर मदन बैठा और उसके पड़ोसी भोला बैठा के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 11 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों पक्ष की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तो घायलों में 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। रास्ते के विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई। नरहरवा शुक्ल की गांव की ये पूरी घटना, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर करीब 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। और पटना में आज सुबह धूप निकलने के साथ राजधानी वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सर्द हवा की तेज रफ्तार की वजह से तापमान में अभी भी गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। पटना का अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहां पर चल रही है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पटना में आज मौसम सुहाना है। सुबह से ही गुनगुनी धूप जो है वो निकली है। सूर्य भगवान का दीदार पटना वासियों ने पहले सुबह ही कर लिया है। अगर बात हम तापमान की करें तो उसमें हालांकि पटना वासियों को राहत नहीं मिली है। मौसम का मिजाज जो है ठंड को लेकर के अभी भी बरकरार है। पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 18 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री है। और हवा की रफ्तार की बात करें तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चल रही है। गया की बात करें तो अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है। छपरा की बात करें तो छपरा का अधिकतम तापमान जो है 18 डिग्री, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है। और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान जो है वो 19 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। बगहा की बात करें तो बगहा का भी जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री, न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री है। हवा की बात करें तो हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और इस तरह से दरभंगा की बात करें तो अधिकतम तापमान 20, न्यूनतम तापमान 7, हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर का अधिकतम तापमान जो है 19 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री है। हवा की रफ्तार जो है वो 5 डिग्री है। बेगूसराय का अधिकतम तापमान 19, न्यूनतम 7, हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। भागलपुर का अधिकतम तापमान 20, न्यूनतम 7, हवा की रफ्तार यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया बिहार में फिलहाल सबसे गर्म जिला के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ का अधिकतम तापमान जो है वो 21 डिग्री है। अन्य जिलों से यहाँ अधिकतम तापमान अधिक है। न्यूनतम तापमान भी जो है वो 8 डिग्री है। तो जैसा कि मौसम विभाग के जानकार ने पहले ही यह पूर्वानुमान बताया था कि अगले 20 जनवरी तक पटनावासी, बिहारवासी को जो है वो ठंड से राहत नहीं मिलेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान जो है वो 5 से 8 डिग्री के बीच में रहेगी। तो कमोवेश वही तस्वीर जो है अभी फिलहाल बिहार में नजर आ रही है। हालांकि गुनगुनी धूप का आज पटनावासी जो है मजा लेंगे। और यही वजह है कि लगातार मौसम विभाग के जानकार, डॉक्टर जो हैं वो अपील कर रहे हैं कि आप ठंड से खिलवाड़ ना करें, गर्म कपड़े जो हैं उसका इस्तेमाल करते रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और सिवान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द भरी रात में लोगों के लिए अलाव और हीटर सहारा बना हुआ है। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन थम सा गया है। वाहन चालकों को भी यहां पर दिक्कतें आ रही हैं। रामराज मोड़ के पास जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में सर्द का सितम जारी है। ऐसे में जहां वाहन के रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है तो वहीं लोगों की अब जिंदगी हीटर और अलाव के सहारे कट रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सिवान का नजारा है। आप देख सकते हैं वाहन की रफ्तार काफी कम है, यानी मानो वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। पूरी तरह से विजिबिलिटी भी है, वाहन चलाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा आप रुके, जो कुछ बात करेंगे आपसे। क्या परेशानी हो रही है ठंड को लेकर?
अभी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सीवान में काफी ज्यादा ठंडी हो गई है। लगभग शाम को 5 साढ़े 5 होते होते पूरा कुहासा हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, ठंडी काफी ज्यादा हो जा रही है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जा रहा है। जगह 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 रुक रुक कर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, चाय दुकान पे रुक करके चाय पीना पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानी हो रही है कि जाकर जबकि बाइक चलाने और स्कूटी रहते हुए भी स्कूटी को स्लो चलाना पड़ रहा है। हाथ इतने नम हो जा रहे हैं कि ब्रेक होता है, ब्रेक ठीक से लग भी नहीं रहा है। बहुत सारी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे वाहन चलाने में समस्या हो रही है। तो अब सिवान में लोगों की जिंदगी हीटर और अलाव के सहारे कट रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी लगातार बना हुआ है। महानंदा, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें आज भी घंटों की देरी से चल रही हैं। पटना जंक्शन से पूरी जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। कोहरे के कारण आंशिक रूप में जो ट्रेन है वो उसके परिचालन प्रभावित है। यहाँ देख सकते हैं कि पटना रांची हटिया एक्सप्रेस जो है वो 150 मिनट लेट चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ देखिए अलीपुर द्वार महानंदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो ये तकरीबन 12.5 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा बात हावड़ा पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की करें तो ये 7.5 घंटे लेट चल रही है। कामाख्या ब्रह्मपुत्रा मेल जो है वो 1.5 घंटे लेट चल रही है। और इस तरह से श्रमजीवी जो है वो भी 1 घंटे लेट चल रही है। नई दिल्ली पूर्वा सुपरफास्ट डाउन की बात करें तो ये 9.5 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा हम बात करें डिब्रूगढ़ राजधानी की तो वो भी जो है फिलहाल थोड़ी लेट चल रही है। तो कुछ ट्रेनें जो है वो रद्द भी कर दी गई है, चूंकि सही समय पे जो रैक है वो अपने गंतव्य स्थान पर जब नहीं पहुंचती है तो इस कारण से उन ट्रेनों का जिन ट्रेनों का रैक सही समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाई, तो इस कारण से उन ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। और कुछ ट्रेनें ऐसी भी है जो अगले महीने तक रद्द रखी गई है पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से। तो कह सकते हैं कि कुहासा भले ही थोड़ा छटा हो, लेकिन उसका आंशिक असर अभी भी जो है वो ट्रेनों के परिचालन पे है और इस कारण से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में मिट्टी खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की अष्ट धातु की प्राचीन मूर्ति मिली है। पुलिस ने मूर्ति को जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भेजा है। दरअसल बरौली थाना के मोहनपुर गांव में रेलवे लाइन के किनारे जेसीबी से मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। मिट्टी खुदाई के दौरान जमीन से 4 फीट की भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की काफी संख्या में वहां पर भीड़ जुट गई। लोग भगवान के नारे लगाने लगे। ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी अष्टधातु की मूर्ति होने की यहां पर बात कही है। बरौली नगर परिषद में मोहनपुर रेलवे लाइन के किनारे जेसीबी से खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति विष्णु भगवान का मिला, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। उसके बाद थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार चौबे को खबर करने के बाद अपने दल बल के साथ पहुंचे मोहनपुर में और उसकी मूर्ति को लेकर जांच करने के लिए जिला में भेजे। और जमशेदपुर के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क किनारे जेएनसी के द्वारा कचरे का यार्ड बनाया गया है, जहां जमशेदपुर शहर का कचरा फेंका जाता है। हालात यहां पर ये हैं कि अब यहां कचरे का एक पहाड़ सा बन गया है और इसी के पहाड़ पर आए दिन आग लगते रहते हैं। सड़क किनारे आग लगने से आसपास के रहने वाले काफी जो लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जमशेदपुर नगर निगम ने कचड़ों के निष्पादन के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मशीन लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो मशीन है वो बंद हो गए। जिला प्रशासन भी इस कचरे को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के शहर के जितने भी कचरे हैं, जमशेदपुर के मरीन ड्राइव जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में यहाँ पर जो कचरे का जो यार्ड बनाया गया है वो पूरी तरह आग की चपेट में है। किस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है करीबन पूरे जमशेदपुर शहर के कचरा यहीं पर जेएनसी के द्वारा यहाँ पर इसी यार्ड पर यहाँ पर कचरे को फेंका जाता है। कचरे को निष्पादन के लिए यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर कचरे में देख सकते हैं कि आए दिन यहाँ इसी तरह या पूरी तरह या जो यार्ड का जो कचरा है यह आग की चपेट में रहता है। किस तरह यह धुआं उठ रहा है। आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के जो अपार्टमेंट है उसमें रहने वाले जो लोग
लोग हैं वो काफी परेशान है, हताश है, लेकिन सुनने देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करेंगे तो मोहन कर्मकार ने भी इसका विरोध जताते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस यार्ड को यहाँ के कचरे से हटाया जाए। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, हम जानते हैं कि किस तरह इस प्रदूषण में रहते हैं, आप लोग क्या परेशानी है या आप आग लगातार लगती रहती है? हाँ सर, नहीं बहुत परेशानी है इससे प्रदूषण ज़्यादा पैदा होता है और अब इसमें इसका जो वायरस है ना उसको बहुत कल्चर से पैदा होता है इसमें। और इसको ये बार बार इसका बार बार देखो जब कहीं से पूरा झारखंड का जो है जो नहीं टाटा का है कुछ यहीं जलाता है, यहीं जलता है। ये स्थानीय निवासी विजय जी भी बताते हैं कि कई सालों से इसी तरह का यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसके द्वारा यहाँ पर कचरा निष्पादन के लिए यहाँ पर लाखों के करोड़ों के मशीन भी लगाए गए हैं जो शोभा की वस्तु बनी हुई है। सवाल यह है कि इस कचरे से निष्पादन सरकार कब करेगी, जेनेसी के द्वारा यहाँ पर जो कार्रवाई की जाती है वह त्वरित कार्रवाई कब होगी, अन्यथा यहाँ के जो लोग हैं इसी तरह धुएं से प्रदूषित वायु में वो जीने को मजबूर हैं। प्रयोजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और देवघर में बड़ा बाजार मंदिर के पीछे दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देर शाम दुकान बंद होने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा दुकान आग की चपेट में आ चुका है। आग की ऊंची लपटों को देख वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक थी कि आसपास की दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें रात की जहां पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन कई दुकान इस आग की चपेट में आ गए। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। आग लग गई है मंगल पंसारी की दुकान जो बड़ा बाजार के पास है। ये बहुत पुरानी दुकान है और बहुत भयंकर आग लग गई है। कितना कम नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान कम से कम तो 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान आराम से हुआ। और बड़ी खबर अरवल से, जहां पर फ्लिपकार्ट हब सेंटर में चोरी की खबर सामने आई है। 3 लाख कैश सहित कई सामानों की यहां पर चोरी हुई है। ताला काटकर चोरों ने चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया है। मेहंदिया बाजार की यह घटना जहां पर 3 लाख कैश की चोरी की गई है। फ्लिपकार्ट हब सेंटर में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। कई सामानों पर चोरों ने हाथ साफ किया। ताले को काटकर यहां पर चोरी की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मोतिहारी पुलिस पर एक बार फिर वर्दी का धौंस दिखाने का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जिला परिषद सदस्य रूबी देवी के पति रमेश कुमार को आदापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से आरोपी को SC/ST थाने के हाजत में बंद कर दिया गया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से छूटे रमेश सिंह ने बंजरिया थाना अध्यक्ष पर हाजत से निकालकर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। रमेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में बंजरिया थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पर मारपीट के अलावा गाली गलौज और चरस जैसे कई फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वहीं रमेश सिंह के आरोप पर पुलिस का कोई भी अधिकारी सफाई देने से भाग रहा है। यहां तक कि आदापुर थाना अध्यक्ष भी सवालों से भागते हुए जवाब देने के बजाय कमरे का दरवाजा बंद करते हुए नजर आए। इसके बाद पुलिस के रवैये के पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब पुलिस अगर सही थी तो कार्रवाई को लेकर जवाब क्यों नहीं दे पाई। बंद करने के 10 मिनट के बाद बंजरिया थाना अध्यक्ष जी आए, संदीप कुमार जी, और आते खुलवा करके हाजत से हमको लाया गया बाहर ग्राउंड में और बहुत ही अपशब्द गालियां दी गई। गालियां देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ले चलो, हमारे बगल में डेरा है, 100 डांटा मारो, हीरो बनता है, ये आतंकवादी है, गुंडा है और इसको चरस के केस में जेल भेज दो। ऐसा करना है कि 6 महीना तक जेल से नहीं निकले। हमने वहाँ लाख आरजू किया कि हमको ले चलिए SP साहब के पास, अगर हम गलत हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लोगों के समस्याओं के लिए हमने बिजली का मांग उठाया था। मेरे भाई के पास मारा भी गया और गर्दन दबाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर खरोच लगा हुआ है और उन्होंने बलपूर्वक हमसे जबरदस्ती कह रहे थे कि चरस के साथ इसको जेल भेजा जाए। ये बहुत बड़ा रंगदार है, गुंडा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति। क्या हुआ ये बताइए, हाजत से कैसे निकल गया ये सर? बताइए ना, कहाँ जा सर, बताइए ना कैसे निकल गया। और भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता जिले के तरारी सहार और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान मिली है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 वैसे अपराधी हैं जिनको हथियार के साथ वीडियो वायरल करना
भारी पड़ गया। वीडियो में एक अपराधी नचनिया के ठुमके पर हथियार लहराते दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तरारी के बंधवा गांव से वीडियो में दिख रहे युवक और उसके एक साथी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों के नाम तरारी के बंधवा निवासी निर्मल कुमार और बिट्टू कुमार हैं। और छपरा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव के ही 2 युवकों पर रेप का आरोप लगा है। युवकों पर नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप लगा है। अब तक पुलिस किसी भी आरोपी को हालांकि गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो 2 युवकों पर अगवा कर रेप का आरोप लगाया गया है। रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आयुष की मौत के विरोध में पटना के डाक बंगला चौराहे से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान न्याय की गुहार और दोषियों को सजा देने की मांग की गई। बताते चले आपको कि फुलवारी शरीफ के नशा मुक्ति केंद्र में आयुष की मौत हो गई थी। घर वालों ने हत्या का यहां पर आरोप लगाया था और इसी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। मैं भाई के लिए इंसाफ चाह रहा हूँ। उसको आप खुद देखते हैं, अगर उसके शरीर के जितने भी अलग अलग अंग पे उसके मार्क्स थे, आपके रात की नींद उड़ जाए। मेरा तो फिर भी वो बड़ा भाई था, उसने मेरे पैदा होने पे मेरे को गोद में खिलाया। मैंने उसको अपने हाथों से आग दिया। मेरा बेटा मर गया। मेरे बेटे के शरीर पे चोट के निशान थे, जो चीख चीख के कह रहे हैं कि उसके साथ बहुत ही दरिंदगी की गई है। मेरा डिमांड है पुलिस से कि तुरंत ही साइंटिफिक तरीके से जांच करे। जिन लोगों को नेम्ड मैंने एफआईआर किया है उनको गिरफ्तार करे। जिन पे आरोप है, सुना है आज आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि उन्हें है जो कानून का सहयोग करके वहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। डॉक्टर संतोष, सुजीत, उनका स्टाफ, जो चीजें थी हमने हाईलाइट करी है अपने। गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं। और बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित किसानों से राकेश टिकैत मुलाकात करेंगे। चौसा में किसानों की सभा को राकेश टिकैत की ओर से संबोधित भी किया जाएगा। बिहार और यूपी के किसान इसमें शामिल होंगे। पुलिस की कार्रवाई का यहां पर विरोध किया जा रहा है। 10 जनवरी को बक्सर में पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे थे। 11 जनवरी को किसानों ने यहां पर बवाल काटा था। नई दर पर मुआवजे की मांग किसानों की ओर से लगातार की जा रही है और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राकेश टिकैत किसानों के समर्थन में अब उतर आए हैं और जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा, जिसमें यूपी और बिहार के किसान शामिल होंगे। तो चौसा में किसानों से राकेश टिकैत की ओर से मुलाकात की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई का यहां पर विरोध किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत उतर चुके हैं। और छात्रों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 जनवरी से जेईई मेंस की परीक्षा होगी। 31 जनवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर एनटीए ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में पटना समेत 30 शहरों में परीक्षा कराई जाएगी। सभी शहरों में नोडल पदाधिकारियों का चयन हुआ है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो बिहार में 30 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 24 जनवरी से जेईई मेंस की परीक्षा होगी। 31 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर एनटीए ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में पटना समेत 30 शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। सभी शहरों में नोडल पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है। वहीं 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा से 1 घंटे पहले सभी छात्रों को सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य बताया गया है। और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार इस वक्त जुड़ गए। रजनीश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, परीक्षा की तिथि पहले ही से घोषित कर दी गई थी और अब पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। एनटीए के द्वारा परीक्षा ली जाएगी और जिसको लेकर बिहार में कुल 30 शहरों में जो है सेंटर का चयन किया गया है।
बतौर नोडल पदाधिकारियों का भी चयन हो गया है और बिहार के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर परीक्षा नहीं होगी, उसकी भी सूची जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर ये कहें कि 24 से 31 जनवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षार्थी पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा में वायरल नहीं हो प्रश्न पत्र और किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, इसको लेकर भी एनटीए ने निर्देश जारी किया है। सभी जिला पदाधिकारी जो हैं वो भी तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि बीपीएससी का हाल ही में जो प्रकरण हुआ था, ऐसे में एनटीए जो है पूरी तरह से अलर्ट है और परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने की तैयारी कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आपको छात्रों से जुड़ी हुई बता रहे हैं। जेईई मेंस की परीक्षा का जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि 24 जनवरी से जेईई मेंस की परीक्षा होगी, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।